You are listening to Indian Murder Mystery only on Red FM Podcasts. Stream smarter. जून 2003, कोलकाता। मिर्जापुर जेल के पास सर्विस क्वार्टर में जेलर साहब रात के समय अपने बरामदे में बैठे थे। सजल बारुई से जुड़ी उस फाइल ने उस रात उन्हें जगाए रखा था। जो फाइल उन्होंने लाने को कहा था, वो फाइल अगले दिन आने वाली थी, लेकिन ये रात कटनी उनके लिए मुश्किल हो रही थी। परेशानी थी या अपने अंधेरे में चलाए तीर के निशाने पर लगने की चिंता, ये पता नहीं, मगर जेलर साहब उस बात का खुलासा करने वाले थे जो आगे के दिनों में अखबारों की हेडलाइंस बनने वाली थी। वैसे हेडलाइंस में शुमार होने की तैयारी तो उस रात सजल बारुई ने भी कर ली थी। 1993, 22 नवंबर की रात। कोलकाता के उस घर में सजल बारुई अपनी सौतेली मां के सीने से कान लगाकर इस बात की तसल्ली कर रहा था कि कहीं उसमें कुछ सांसें बाकी तो नहीं। उसने अपनी सौतेली मां को मार दिया था। सजल को शायद एक राहत की सांस आई। एक इंसान की सांसें छीन लेने के बाद राहत की सांस ले पाना अपने आप में एक हुनर है। वो हुनर जो सजल धीरे धीरे सीखने लगा था। अब न्योती बारुई नहीं, सिर्फ उसकी लाश कुर्सी पर बंधी हुई थी। सजल के कुछ दोस्त घर का कीमती सामान लेकर जा चुके थे और कुछ दोस्त रुके हुए थे। सजल बारुई इसके बाद अपने भाई के कमरे की तरफ बढ़ा। उसने पहले अपने भाई को कई थप्पड़ मारे। बहुत अच्छा लगता था ना तुझको जब मुझे डांट पड़ती थी, जब मुझ पर पापा सिगरेट बुझाते थे। अच्छा लगता था ना? सजल ने बात करते करते ही अपने सौतेले भाई काजोल का गला दबा दिया। बहुत कोशिश की, लेकिन वो मरा नहीं। सजल ने अपने दोस्त से चाकू और कुछ धारदार हथियार मांगा और फिर बेलगाम जानवर की तरह अपने भाई पर वार करता चला गया। काजोल के खून में भीग चुका था सजल बारुई। एक पल को उसने अपने मरे हुए भाई की लाश को घूरा। उसके मरने के बाद भी सजल का गुस्सा शांत नहीं हुआ। पहले मां को मारा, फिर भाई, अब बारी थी पिता की। एक पल को भी सजल के कदम रुके नहीं। अपने दोस्तों की मदद से वो अपने पिता को उसी कमरे में ले आया
जिसमें नियति बारोई और काजोल बारोई की लाश कुर्सी से बंधी हुई पड़ी थी। उसने अपने पिता से कहा, देखा पापा, मैंने इन दोनों को मार दिया। कैसा लगा? इस नीच औरत को मैंने गला दबाया है और ये तुम्हारा बेटा मर ही नहीं रहा था। आप मुझे डांटते थे कि मैं ढीठ हूं, लेकिन ये भी कम नहीं है, बहुत ढीठ है। कितना देर तक गला दबाया, मर ही नहीं रहा था। लेकिन मैंने सीखा है, कष्ट करले केष्ट पावा जाए। इसीलिए मैंने थोड़ी सी होली खेल ली। खून से खेलबो होली। ये कहते कहते सजल अपने पिता सुबल बारोई की गर्दन को जकड़ने लगा। पूरा दम लगाकर उसके दोस्तों ने उसके पिता को पकड़ा हुआ था, लेकिन सजल अपने पिता का गला नहीं दबा पाया। फिर सजल ने अपने पिता का भी वही हाल किया जो उसने अपने भाई का किया था। धारदार हथियार से कई बार वार किए और सुबल बारोई ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। पहले मां, फिर भाई और फिर पिता। 3 खून करने के बाद सजल ने अपने दोस्तों की मदद से खुद को कुर्सी पर बंधवाया और फिर अपने दोस्तों से कहा कि वो उसे मारे। सजल ने जैसा कहा, दोस्तों ने वैसा ही किया। ये सभी लोग एक जुर्म का हिस्सा बन चुके थे। उन्होंने उस रात सिर्फ एक परिवार का खून नहीं किया, बल्कि अपनी मासूमियत का भी खून कर दिया था। अगले दिन दोपहर में करीबन 1 बजे पड़ोसियों को सजल के चिल्लाने की आवाज आई। लोग इकट्ठा हुए और देखा कि दरवाजा बाहर से बंद है। दरवाजा खोलकर जब लोग अंदर गए तो देखा कि सुबल, नियति और काजोल कुर्सी से बंधे हुए थे। ठीक उनके साथ में ही सजल बारोई भी बंधा हुआ था। सजल को कुछ चोटें आई थी, लेकिन वो जिंदा था। पड़ोसियों ने उसकी रस्सियां खोली और कुछ ही देर में पुलिस इंस्पेक्टर लाशों को देखे जा रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर लाशों को देख रहे थे। 3 लाशें, जिनमें से 2 लोगों को किसी धारदार हथियार से मारा गया था और एक लाश जिसे गला घोंट कर मारा गया था। सजल से कुछ सवाल जवाब किए गए। शुरुआत में लगा कि शायद वो डरा हुआ है, लेकिन जो कहानी उसने पुलिस को सुनाई उस पर पुलिस ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि जब घर की तलाशी ली गई तो उन्होंने देखा कि घर में टेबल पर कटलरी साफ सुथरे तरीके से रखी हुई थी। एक लाइन में कहें तो घर के अंदर सब कुछ ठीक था, अपनी जगह पर था। बस घर में रहने वाले अपनी जान खो बैठे थे। अगर ये किसी क्रिमिनल गैंग का काम था तो आखिर वो खून करने के बाद घर ठीक करने की कोशिश क्यों करेंगे? और उससे भी बड़ी बात, जिन लोगों ने परिवार के 3 लोगों को इतनी बेरहमी से मारा था, उन लोगों ने सजल को जिंदा क्यों रहने दिया?
फिर जब पुलिस ने बैकग्राउंड खंगाला तो मालूम हुआ कि सजल नियति बारुई का सौतेला बेटा था। तब उन्हें पूरा केस साफ साफ समझ आ गया। फिर बाप के साथ भी होली खेला तूने? फिर क्या हुआ? आगे बोल। फिर पापा को भी मार दिया। उसके बाद बहुत भूख लग रही थी तो हम सारे दोस्तों ने बिस्किट और फ्रिज में से मिठाई निकाल के खाई। हम सब ने खाया और फिर घर को ठीक से साफ कर दिया, साफ किया सब कुछ और टेबल पर मिठाई के पैसे रख दिए। मैंने फिल्मों में देखा था ऐसे करते हुए। अपने फैमिली को मारते हुए डर नहीं लगा? बोल, तुझे माइनर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे हम लोग, समझा? 3 खून किए हैं तूने। तुझे मार पड़ रही थी तो इतनी समझदारी नहीं है कि पुलिस के पास आ जाता? मेरे मन में नहीं आया साहब। खून करना तेरे मन में आ गया? हाँ, बड़ा अच्छा है। माँ को मारना मन में आ गया, बाप को चाकू से मारना तेरे मन में आ गया है। लेकिन पुलिस स्टेशन का नहीं मालूम था। चले, वो नहीं देखा फिल्म में कभी? बोल। इस केस की खबर ने सिटी ऑफ जॉय कहे जाने वाले कोलकाता को डरा दिया था। कई पेरेंट्स ये केस सुनकर घबरा गए और साइकियाट्रिक काउंसलर्स के पास हर दिन नए केसेस आने लगे। हैरान करने वाली बात तो यह थी कि सजल और उसके सभी दोस्त बाकी बच्चों की तरह ही थे। पुलिस को मालूम हुआ कि सजल को बाइबल बाय हार्ट याद थी और यह भी मालूम हुआ कि सजल एक बेहतरीन पेंटर है। बट ही पेंटेड अ वेरी डार्क फ्यूचर फॉर हिमसेल्फ। उसके बाकी के साथी सुब्रोशील रॉय, देबाशीष दे, आलोक शाह, समर शाह, ये सभी लोग किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं थे। वेल मैनर्ड फैमिलीज के बच्चे थे। वो बच्चे जो कि अब क्रिमिनल्स बन चुके थे। जेल की दीवारें इनका इंतजार कर रही थी। कुछ साल बीते और हम एक नई सेंचुरी में दाखिल हो गए। साल था 2001। कोलकाता के दमदम कैंटनमेंट जेल में सजल बारुई अपनी सजा काट रहा था। वहां एक दिन अचानक उसने कहा कि उसे किडनी की समस्या हो गई है। जुलाई 11, 2001 सजल को एमआर बांगुड़ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ टेस्ट्स के लिए उसे सीएनएमसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। और फिर एक रात कोलकाता पुलिस को सजल बारुई की तलाश में भागना पड़ा। सजल हॉस्पिटल में बियर पार्टी कर रहा था। बताया जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने इस बियर पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में उसकी मदद करी थी। पहली बार जब ऐसा हुआ तो गार्ड्स को थोड़ी सी रिश्वत दी गई थी, लेकिन उसके बाद दूसरी बार उन्हें पैसों के साथ साथ बियर भी दी गई। इस बियर में बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। गार्ड्स ने ज्यादा शक ना करते हुए बियर पी ली और फिर सजल बड़ी चालाकी से हॉस्पिटल से भाग खड़ा हुआ। इसके बाद कोलकाता पुलिस ढूंढती रही, लेकिन सजल बारुई बहुत दूर जा चुका था। जून 2003 जेलर साहब के सामने वो फाइल आ चुकी थी
फाइल पढ़ने के बाद उन्होंने कांस्टेबल से कहकर शेख राजू को बुलाया। क्या हुआ साहब? क्यों बुलाया मुझे? हमको नहीं मालूम, चलो। नमस्कार सर, आप बुलाया हमें? हाँ, अरे यार तुम काफी तमीजदार हो, इन क्रिमिनल्स के बीच कैसे फंस गए? मैंने कुछ किया नहीं है साहब, मेरे को फंसाया गया है। क्या नाम बोला था तुमने? शेख राजू सर। राजू, तू किसी शौजुल बाड़ुई को जानता है? शौजुल बाड़ुई? नहीं साहब, नहीं जानता। कौन है ये? है एक, अपने फैमिली का मर्डर किया है इसने। तू तो नहीं जानता ना? नहीं साहब। पता है राजू, शौजुल बाड़ुई को मैंने पकड़ लिया है। देखेगा उसको? हाँ, रुक। हरी, अंदर आना। साहब। वो देख राजू, शौजुल बाड़ुई हवलदार के हाथ में है। शेख राजू ने जब देखा तो हवलदार हाथ में एक आईना लिए खड़ा था। आईने में शेख राजू को अपनी शक्ल दिखाई दे रही थी और आईने में सजल बाड़ुई दिख रहा था। शेख राजू यानी सजल बाड़ुई ने फिर अपनी बाकी की कहानी सुनाई। हॉस्पिटल से भागने के बाद सजल मुंबई चला गया था। मुंबई में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सजल ने शादी कर ली। सजल इस नॉर्मल सी लगने वाली जिंदगी को जी रहा था और शायद खुश भी था, लेकिन इतने समय जेल में बिताने के बाद भी काम उसे सिर्फ एक ही आता था, और वो क्राइम। एक बच्चे का बाप बन चुका था सजल, मगर क्राइम का रास्ता उसे एक बार फिर कोलकाता ले आया था। फिर अपने बेटे और बीवी को किसी दूसरे शहर भेजने के बाद सजल ने शेख राजू के नाम से कोलकाता के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल होकर रॉबरीज करनी शुरू करी। लेकिन एक दिन 2003 में जम्बूरी इलाके से उसे पुलिस ने एक केस में अरेस्ट किया और वापस जेल में लाकर पटक दिया। जेलर ने जब शेख राजू को देखा था तो उसे लगा कि शायद वो उसे पहले भी कहीं मिल चुके हैं। 2001 में जेलर ने सजल को दमदम जेल में देखा था और वहां से उसने उसकी फाइल मंगवाई और सजल का झूठ एक बार फिर से पकड़ा गया। जेल में एक लंबा वक्त बिताने के बाद 2010 में सजल को रिहा कर दिया गया था, लेकिन 2011 में वो एक बार फिर अरेस्ट हुआ किसी और केस में। वो लड़का जो कि एक टैलेंटेड पेंटर बन सकता था या फिर शायद एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता था, वो आज क्राइम के टैग को अपने नाम के साथ लगाए हुए जी रहा है। इंडियन मर्डर मिस्ट्री के इस एपिसोड ने हमें रूबरू करवाया एक 16 साल के लड़के से जो क्राइम के रास्ते पर निकल पड़ा और फिर शायद कभी वापस नहीं लौट पाया। हमें अपना फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम पर @redfm podcast पर मैसेज करें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं podcast@redfm.in पर, और हमें जरूर बताएं कि इस शो को सुनकर आपको कैसा लगा। मैं हूं प्रवीण और आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड ऑफ इंडियन मर्डर मिस्ट्री सीजन 2 में। नमस्कार। You were listening to Red Podcast Indian Murder Mystery. Written by Dhruv Law. Audio designed by Ayush Mehra. Creative Director Dhruv Law. Send your feedback and suggestions right to us at podcast@redfm.in.